लेक्चर नंबर 3, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट फॉर सीए फाउंडेशन। पार्टनरशिप का बेस क्या है तरुण, आपकी राय में? व्हाट इज द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप रिलेशन? सर पार्टनरशिप का बेस है वो जो है वो ट्रस्ट है, मतलब कि जो म्यूचुअल एजेंसी है, एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर पे ट्रस्ट, एक पार्टनर की एक्ट के लिए दूसरे पार्टनर की लायबिलिटी, शेयरिंग ऑफ लॉसेस विद प्रॉफिट। बिल्कुल। जो पार्टनरशिप का बेस है वो आपकी राय में है म्यूचुअलिटी, आपकी राय में पार्टनरशिप का बेस है साझापन, हर दुख सुख में साथ निभाना, प्रॉफिट भी शेयर करना और लॉस को भी शेयर करना। ये पार्टनरशिप का रिलेशन होने के लिए जरूरी है। ठीक है, यस इसको हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप का बेस है म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द पार्टनर्स। सर। और बिना ट्रस्ट के बिजनेस पार्टनर्स काम नहीं कर सकते। पार्टनरशिप जहां तक पार्टनरशिप की बात है, जहां तक एज फार एज पार्टनरशिप फॉर्म इज कंसर्न, हमें पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट को इंश्योर करना। अगर पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं है, अगर पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं है, तो हम कह रहे हैं कि वो पार्टनरशिप फर्म होने का, बनाने का कोई फायदा नहीं। तो म्यूचुअल ट्रस्ट यहाँ पर प्री रिक्विजिट है, प्री रिक्विजिट, प्री रिक्वायरमेंट, साइन क्यू नॉन भी बोल सकता हूं मैं। साइन क्यू नॉन का मतलब होता है जो होना आवश्यक है। तो ये यहाँ पर साइन क्यू नॉन है, जिसका होना अत्यंत आवश्यक है। तो पार्टनरशिप के रिलेशन के लिए प्री रिक्विजिट क्या है, प्री रिक्वायरमेंट क्या है? पहली रिक्वायरमेंट और सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है कि पार्टनर्स में ट्रस्ट हो, म्यूचुअल ट्रस्ट, एक दूसरे पर ट्रस्ट। वैसे पार्टनरशिप बनाने के लिए 5 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। 5 एलिमेंट में पहला एलिमेंट है 2 और मोर पर्सन्स मस्ट बी देयर। अकेला पर्सन पार्टनरशिप हम नहीं बना सकता, एटलीस्ट 2 पर्सन मस्ट बी देयर। उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा लिखित में एग्रीमेंट जरूरी है, बट एग्रीमेंट होना चाहिए, सहमति होनी चाहिए। सहमति ओरल भी हो सकती है, सहमति रिटर्न भी हो सकती है, सहमति मन से भी हो सकती है, सहमति इम्प्लाइड भी हो सकती है। बहुत सारी चीजें अंडरस्टूड होती है, बहुत सारी चीजें अंडरस्टूड होती है। हर चीज कहने की नहीं होती, हर चीज को हम कह के नहीं हासिल कर सकते। बहुत सारी चीजें अंडरस्टूड होती है। आज आप देखिए, जब हम एक लड़के और लड़की की शादी करते हैं, ठीक है, हम कितनी सारी बातें खोलते हैं, फिर भी करोड़ों ऐसी बातें होती है जो नहीं खोली जा सकती। ठीक है, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होती है। तो एग्रीमेंट जो है वो रिटर्न हो, बेटर है। ओरल भी हो सकता है लेकिन, और इम्प्लाइड भी हो सकता है, अंडरस्टूड भी किया जा सकता है फ्रॉम द प्रीवियस कंडक्ट ऑफ पार्टीज। अगर पार्टीज के बीच में कोई प्रीवियस डीलिंग्स होती रही है, पार्टीज के बीच में कोई कोर्स ऑफ डीलिंग चलता रहा है, तो उससे भी पता लगाया जा सकता है। बाकी बेटर रिटर्न एग्रीमेंट। बिजनेस होना बहुत जरूरी है। बिजनेस का मतलब एक ऐसी एक्टिविटी जो आप 5 साल में एक बार करो या 50 साल में एक बार, जो रेगुलर हो सर, कंटिन्यूअस जो हो, रेगुलर हो, जो कॉन्टिन्यूअस हो, जो लगातार चले। लगना चाहिए कि बिजनेस हो रहा है। ठीक है, अगर आपने दो लोगों ने मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीद ली और लगातार 25 सालों से आप उस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हो, आपने 25 साल पहले एक प्रॉपर्टी खरीदी थी और आज भी आप उस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हो, ठीक है, चाहे उसका रेंट आता है उसको शेयर कर लेते होगे आप, कुछ भी कर लेते होगे, लेकिन अगर उस प्रॉपर्टी को बस होल्ड कर रहे हो आप, तो ये एक पार्टनरशिप रिलेशन है या नहीं? नहीं सर, ये फिर एक ओनरशिप रिलेशन है एक टाइप से। ये सिर्फ एक कोनरशिप है, ये पार्टनरशिप नहीं है। क्यों नहीं है पार्टनरशिप का रिलेशन? क्योंकि यहाँ पर दो या दो से ज्यादा लोगों ने मिलकर एग्रीमेंट से एक प्रॉपर्टी तो खरीद ली, लेकिन उस प्रॉपर्टी को खरीदना बेचना, प्रॉपर्टी को खरीदना बेचना उनका बिजनेस नहीं है। अगर उसी प्रॉपर्टी को खरीदना बेचना उनका बिजनेस होता, बिजनेस का मतलब कॉन्टिन्यूअसली वो ये सब करते रहते, जैसे रियल एस्टेट डीलर्स होते हैं, प्रॉपर्टी डीलर जिसे आम भाषा में आप बोलते हैं, ये क्या करते हैं? प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं। तो ये कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी है ना, सारा दिन लगे रहते हैं इस काम में। और एक हमने प्लॉट लेके छोड़ दिया, वो एक कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी नहीं। तो ओनरशिप और पार्टनरशिप के अंदर डिफरेंस जो है वो किस चीज का आ रहा है कि कॉन्टिन्यूअसली लगातार हम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हमारा मुख्य टारगेट होना चाहिए। हालांकि लॉस भी लग सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट
कमाएंगे ये मोटिव होना चाहिए, या लॉस कमाएंगे ये मोटिव होना चाहिए? प्रॉफिट सर। है ना, मोटिव तो यही रहेगा कि वी विल अर्न प्रॉफिट, मोटिव तो यही रहना चाहिए कि वी विल अटेन मैक्सिमम प्रॉफिट। लॉस खाएंगे ये मोटिव नहीं हो सकता। और फिर उस प्रॉफिट को शेयर करेंगे, जो भी आए, जो भी प्रॉफिट आएगा उसको शेयर करेंगे। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। पार्टनरशिप है या नहीं है, उसमें शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि समझ में नहीं आ रहा पार्टनरशिप है नहीं है, पार्टनरशिप है नहीं है, बड़ी कंफ्यूजन सी है। तो वहां पर ट्रू टेस्ट किसको माना गया है? म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी को। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब कि एक पार्टनर ने कुछ किया, ये दोनों भी फंस गए। ऐसे कैसे फंस गए, क्यों फंस गए, आखिर क्यों, क्या रिश्ता है इनका, क्यों फंसे? क्योंकि सर ये एक पार्टनरशिप फर्म में है, तो मतलब जब तक मतलब एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा तब तक वो लोग एक दूसरे के काम के लिए रिलायबल भी नहीं हो सकते। अब जैसे अगर मुझे किसी पे ट्रस्ट है तो मैं उसके एक्ट के लिए भी रिलायबल हूँ। अब सपोज कीजिए कि तरुण है, उसने कोई एक्टिविटी की और उसकी वजह से हर्ष और पंकज लायबल हो। ऐसे ही तो लायबल नहीं हुए होंगे, कुछ तो रिश्ता है इन तीनों के बीच में। क्या दोस्ताना है इन तीनों के बीच में, क्या रिश्ता, ये तो पता लगाना पड़ेगा कि तरुण ने कुछ किया उसकी वजह से दोनों लायबल आखिर ऐसे कैसे हो गए, कुछ तो होगा। तरुण ने कुछ किया, मैं लायबल नहीं हुआ। तरुण ने कुछ किया, अर्पित लायबल नहीं हुआ। तरुण ने कुछ किया, सूरज लायबल नहीं हुआ। ये दोनों ही लायबल क्यों हुए? कुछ तो रिश्ता होगा ना इनके बीच में। तो वो रिश्ता क्या होता है? पार्टनरशिप का रिलेशन। पार्टनरशिप का। तो म्यूचुअल एजेंसी को ट्रू टेस्ट या कार्डिनल प्रिंसिपल बोला गया है, कंक्लूसिव एविडेंस भी बोला गया है कि पार्टनरशिप है या नहीं है। अगर क्लियर है ये बात की पार्टनरशिप है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एग्रीमेंट कर रखा है, लिख रखा है सब कुछ। लेकिन अगर क्लैरिटी नहीं है, क्लियर नहीं हो पा रहा कि पार्टनरशिप है या नहीं है, तो फिर कौन सा टेस्ट अपनाए जिससे पता चलेगा कि पार्टनरशिप है या नहीं है? तो ये टेस्ट अपनाइए आप। ये टेस्ट देखिए आप कि क्या एक के किए हुए काम से बाकी सारे लायबल हो रहे हैं क्या। ठीक है, तो हम कहेंगे कि पार्टनरशिप है। अभी मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूं। आपने एक कंसेप्ट पढ़ी नॉमिनल पार्टनर, लक्ष्मी बताएगी मुझे नॉमिनल पार्टनर क्या होता है। लक्ष्मी बेटा। यस सर। सर नॉमिनल पार्टनर वो जो फर्म को अपना नेम लैंड करता है कि उसके नेम से मतलब वो अपना फर्म जो है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती है। कैपिटल तो इन्वेस्ट नहीं करता ना, उसको मतलब प्रॉफिट और शेयर लॉसेस में शेयर देते। लेकिन जो फर्म की एक्ट है वो उन साल के लिए आउटसाइडर्स को लायबल भी होता है। ठीक है, और पार्टिसिपेशन नहीं करता सर वो, लेकिन मैनेजमेंट में या फिर बिजनेस एक्टिविटीज में। अब देखिए नॉमिनल पार्टनर जो है वो एक ऐसा पर्सन हो गया जो अपना नाम फर्म को दे देता है, और आउटसाइडर जो है वो नॉमिनल पार्टनर को देख के ही फर्म के साथ डीलिंग कर रहे हैं। ठीक है, मान लो तरुण की एक फर्म है जिसके अंदर अन्य पार्टनर है पंकज और हर्ष। इनको देख के कोई इनके साथ डीलिंग नहीं करता, कहते ये अभी तो बच्चे हैं, ठीक है, अकल के कच्चे हैं, इनको क्या पता, अभी अभी जुमा जुमा 18 साल के हुए हैं, इनको तो अभी कोई समझ ही नहीं है। मैंने इनको अपना नाम दे दिया, मैंने कहा लो इस फर्म में मैं भी पार्टनर हूं। हालांकि ना मैंने कोई कैपिटल इन्वेस्ट की, ना मैं इनकी डेली एक्टिविटी में आके इंटरफेयर करता हूं, ये तीनों ही फर्म को चला रहे हैं। ठीक है, इन तीनों की कैपिटल लगी हुई है, प्रॉफिट भी ये तीनों ही शेयर कर रहे हैं, मुझे प्रॉफिट का हिस्सा भी नहीं दे रहे। ठीक है, लेकिन मैंने अपना नेम लैंड कर दिया, और अब आउटसाइडर को ये पता है कि इस फर्म में 4 पार्टनर है, हमारी आपस की अरेंजमेंट चाहे कुछ भी हो। अब आउटसाइडर मुझे शू कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, और मैं फर्म का पार्टनर हूं, और इन तीनों में से किसी ने भी कोई काम किया तो मैं लायबल हो जाऊंगा। इसने कोई कांड किया तो भी मैं लायबल होऊंगा, इसने कुछ किया तो भी मैं लायबल होऊंगा, इसने कुछ किया तो भी लायबल। तो म्यूचुअल एजेंसी के टेस्ट पे नॉमिनल पार्टनर खरा उतर रहा है, इसलिए नॉमिनल पार्टनर एक फुल फ्लैज पार्टनर माना जाएगा एज फॉर एज पार्टनरशिप एक्ट इज कंसर्न। अब उसको पूरा पार्टनर माना गया है। पूरा पार्टनर का मतलब देखो,
प्रॉफिट में हिस्सा नहीं ले रहा, कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर रखी, डेली आ नहीं रहा, तो भी हम उसे पूरा पार्टनर मान रहे। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी से वो बाउंड हो, लायबल हो। ठीक है, तो नॉमिनल पार्टनर जो है वो पार्टनर है, फुल फ्लेज पार्टनर है। एक और पार्टनर हमने किया, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। सर हाँ जी, हाँ जी, ये नॉमिनल पार्टनर सेक्शन 28 का था सर। नॉमिनल पार्टनर आपको सेक्शन चेक करना पड़ेगा, सेक्शन एस्टोफल वाला, एस्टोफल। नॉमिनल पार्टनर स्टॉपेल वाला नहीं है ना, अलग है ना। डिफरेंस क्या है सर उनमें? डिफरेंस तो बहुत है दोनों के अंदर। एक ने तो अपना नाम खुला खुला दिया हुआ है, फर्म के डॉक्यूमेंट्स में सारी जगह उसका नाम आ रहा है, ठीक है। और स्टॉपेल वाला पार्टनर है, उसका खुला खुला कहीं नाम ऐसा नहीं लिखा हुआ, कुछ लोगों को उसने बेवकूफ बनाया। जो स्टॉपेल वाला पार्टनर होता है वो फर्म के डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कहीं नहीं लिखा हुआ, डीड में नहीं लिखा हुआ कि पार्टनर है हमारा, कुछ थर्ड पार्टीज के सामने ड्रामा किया गया। तो उस जो पार्टनर बाय स्टॉपेल है उसको सारी थर्ड पार्टी शू कर सकती है, जिस पार्टी के सामने ये धोखाधड़ी ड्रामा किया गया वो शू कर सकती है। ऑल आउटसाइडर कैन शू द पार्टनर बाय स्टॉपेल, या सिर्फ वही आउटसाइडर शू कर सकता है जिसके सामने तमाशा खड़ा किया गया, तमाशा किया सर इसका भी, है ना। और इसको कोई भी आउटसाइडर शू कर सकता है क्योंकि इसका नाम तो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, इसका नाम तो फर्म के डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है। हाँ जी, उसके बाद हम पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली पे आ रहे थे। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली जो होता है, इसको प्रॉफिट का शेयर मिलता है, यस और नो? यस सर। यस सर। प्रॉफिट का शेयर तो पूरा पूरा मिलता है, लेकिन लॉस के केस में अगर कोई लॉस लग गया तो इसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लायबिलिटी तो होती है बट लिमिटेड होती है। मान लीजिए एक फर्म है जिसमें 4 पार्टनर है, ए, टी, पी और एच, और ये पर्सन जो है वो पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली है। तो उस केस में अगर ये कुछ करेंगे तो मैं लायबल होऊंगा, लेकिन बस मेरा फर्म में जो हिस्सा है वो लायबल, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी लायबल नहीं। तो इनके किए हुए काम की वजह से नुकसान तो मेरा भी हुआ, क्योंकि मैंने फर्म में जो रुपए लगा रखे थे वो डूबे, इन्होंने कुछ किया, गड़बड़ इन्होंने की, इन्होंने गलत डिसीजन लिए, ठीक है, उससे नुकसान मेरे को भी हुआ, क्योंकि मैंने फर्म में जो पैसा लगा रखा है वो डूब जाएगा, ठीक है, लेकिन मेरे ऊपर पर्सनल लायबिलिटी नहीं आएगी। मैं लायबल तो हुआ बट अनलिमिटेड लायबल नहीं हुआ। तो यहाँ पर एजेंसी तो है बट पार्शियल एजेंसी है, फुल एजेंसी नहीं। इसलिए पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली को हम पार्टनर तो बोलते हैं, बट अगर मैं स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बोलूं, अगर मैं एकदम कठोरता से बोलूं तो शायद ये पार्टनर, ठीक है। हालांकि ये मेरी राय है, ऑथर्स की राय है, ठीक है। ऐसा पार्टनरशिप एक्ट नहीं कहता कि ये पार्टनर नहीं है, लेकिन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अगर मैं बात करूं तो लायबल जरूर हो रहा है ये इनके एक्शन से, लेकिन लिमिटेड लायबल हो रहा है। तो लिमिटेड लायबिलिटी की वजह से हम कह सकते हैं कि ये पार्शियल पार्टनर, ये सच्चा साथी दुख में पूरा नहीं, फर्म के लॉसेज के केस में ये पूर्ण साथ नहीं देता, फर्म के लॉसेज के केस में ये अधूरा साथ नहीं देता है, इसलिए ये अधूरा पार्टनर, पूरा पार्टनर। तो देखिए ट्रू टेस्ट आपका हमेशा म्यूचुअल एजेंसी रहेगा। एक चीज मैं आपको और समझाता हूँ, उस चीज के ऊपर भी ध्यान रखिएगा। लॉ जो है, जो आप पढ़ रहे हो, चाहे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ रहे हो या आगे आप कंपनी एक्ट पढ़ोगे, एलएलपी एक्ट पढ़ोगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ोगे, एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट। सब्जेक्टिव कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, इसमें ओपिनियन हर किसी की अलग अलग हो सकती है, ओपिनियन डिफर कर सकती है, ओपिनियन में डिफर, और ओपिनियन डिफर करेगी। क्यों? क्योंकि लॉ जिस पर्सन ने बनाया है वो पार्लियामेंट है। हु फ्रेम लॉ? तो हम कहेंगे सर पार्लियामेंट बनाती है लॉ।
उसकी फिर व्याख्या या इंटरप्रिटेशन, उसको एक्सप्लेन कौन करती है? कोर्ट, उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। कोर्ट भी बहुत सारी है, हाई कोर्ट्स के अलग है पॉइंट ऑफ व्यू, सुप्रीम कोर्ट के अलग है। सुप्रीम कोर्ट में भी क्या होता है, जज चेंज होते रहते हैं, तो जज के चेंज होने के साथ डिसीजन उस मैटर पे दोबारा चेंज हो जाता है। तो ये जो लॉ है ये परफेक्ट नहीं हो सकता, कभी कभी भी कोई भी लॉ परफेक्ट नहीं हो सकता। इट इज क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, इट इज एक्सप्लेन्ड बाय ह्यूमंस। जज जो होता है वो डिसीजन लेने से पहले किसकी बातें बड़े ध्यान से सुनता है? बिफोर टेकिंग डिसीजन जज किसकी बातें बड़ी ध्यान से सुनता है? लॉयर्स और एविडेंस देखता है। हाँ जी, लॉयर्स लॉयर्स देखता है, एविडेंस लॉयर्स। देखता है। अच्छा, कई लॉयर्स ना बोलने में बड़े अच्छे होते हैं, बड़े चतुर होते हैं बोलने में ना, उनका वे ऑफ स्पीकिंग बहुत अच्छा होता है, बड़े चतुर होते हैं वो ना, जज को पटा लेते हैं, गलत बात पे भी हाँ करवा देते हैं। ठीक है, मतलब उनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन इतना होता है कि सामने वाले का माइंड वॉश कर देते हैं और जज से गलत बात पे भी हाँ भरवा लेते हैं। कई बार जज का खुद का स्टेट ऑफ माइंड भी इतना सही नहीं होता, जज की खुद की जो लॉ पढ़ने की, ठीक है, जो एक स्कीम होती है या थिंकिंग होती है वो अलग हो सकती है। तो इसलिए जो लॉ है उसमें परफेक्ट क्लैरिटी आ सकती है, यस और नो? नो सर। नो। परफेक्ट क्लैरिटी नहीं आएगी, यहाँ पर ओपिनियन डिफर करेगी ही करेगी। अब आपकी मॉड्यूल की ओपिनियन कुछ और होगी, राइटर्स की बुक की ओपिनियन कुछ और होगी, एक अच्छे लॉ टीचर की ओपिनियन कुछ और हो सकती है। ठीक है, ये हो गया नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सर हम एग्जाम में क्या करें? एग्जाम में वही करें जो आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ है। आपका मॉड्यूल आपके लिए क्या है? अमृत कुंड है। उस अमृत कुंड को ना छोड़े। आपके मॉड्यूल में अगर गलत भी लिख रखा है तो भी आपको सही मान के चलना है। आपके मॉड्यूल के ऑथर की हर बात सही है ऐसा आपको मान के चलना है। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला मैंने, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला। नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम पुराना जो डिसीजन है कोर्ट का उसको भी चैलेंज कर सकते हैं, उसको भी हरा सकते हैं, ज्यादा अच्छी दलीलें देकर, ज्यादा अच्छी बातें प्रेजेंट करके नए पॉइंट्स लॉ में हम बना सकते हैं। तो ये आपका ना लॉ का एक मैंने स्ट्रक्चर समझाया, आपको उसका ध्यान रखें। कई बार ना कई बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, लॉ पढ़ते पढ़ते ना ओवर कंफ्यूज हो जाते हो आप कई लोग, तो ओवर कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, आप एक नॉर्मल क्लैरिटी रखिए, और कहीं पर भी आपको लगता है कि यहाँ पर ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं तो ज्यादा इन डेप्थ में मत जाइए, वहां से आपको प्रॉब्लम हो जाती है। जो बुक में लिखा हुआ है उसको आप फॉलो कीजिए। अब बुक में लिखा हुआ है इसेंशियल एलिमेंट 5 है, तो ये पांचों आपको याद होने चाहिए। फिर आपसे पूछ ले कि इन पांचों में से सुपर इसेंशियल एलिमेंट कौन सा है, तो क्या कहोगे? म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, इसेंशियल एलिमेंट पूछेगा तो हम पांचों लिखेंगे, लेकिन अगर सुपर इसेंशियल एलिमेंट पूछेगा तो हम म्यूचुअल एजेंसी लिखेंगे। म्यूचुअल एजेंसी क्यों है? तो ये कहते हैं जी, वैसे तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी बहुत जरूरी है पार्टनरशिप के लिए, एग्रीमेंट भी बहुत जरूरी है और म्यूचुअल एजेंसी भी बहुत जरूरी है, लेकिन मान लो ये सारे एलिमेंट दिखाई नहीं दे रहे। जो पार्टनर्स या जो पर्सन बिजनेस कर रहे हैं उनके बीच में एग्रीमेंट था नहीं, ना लिखित में, ना ओरल, ना कोई और सबूत है जिससे साबित हो कि उनके बीच में कोई रिश्ता था, लेकिन बिना एक दूसरे काम से लायबल हो रहे हैं। एक कुछ कर रहा है तो बाकी भी लायबल हो रहे हैं और आउटसाइड उनको श्यू कर पा रहे हैं, तो फिर हम कहेंगे ऐसा तो म्यूचुअल एजेंसी में होता है। तो मान लीजिए हमें किसी पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन में एग्रीमेंट नहीं मिला, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी हमें नहीं पता क्योंकि लॉस ही आए थे लगातार, प्रॉफिट कभी आया ही नहीं उनके, 4 साल हो गए उनको बिजनेस करते हुए, लगातार लॉस ही खा रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट आया ही नहीं, तो एग्रीमेंट था नहीं उनके बीच में कोई, और 4 सालों से लगातार कोई प्रॉफिट आया नहीं, लॉस ही आ रहा है, तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हुई नहीं। लेकिन 4 सालों से जब भी लॉस आया बांट के उन्होंने भुगता, क्या ये सबूत है कि पार्टनरशिप है उनके बीच में? यस सर। यस। कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई सबूत नहीं कि उनके बीच में कोई पार्टनरशिप है। प्रॉफिट का शेयरिंग हुई नहीं क्योंकि प्रॉफिट आया ही नहीं पिछले 4 सालों से, लेकिन 4 सालों से जो भी लॉस आया उसको वो मिलकर भुगत रहे थे। तो दिस इज द कंक्लूसिव एविडेंस, दिस इज द कंक्लूसिव एविडेंस कि हाँ पार्टनरशिप है।
हाँ जी रिया बेटा। सर एक्टिव पार्टनर और प्रॉफिट इन शेयर्स पार्टनर फर्म खोल सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म? हाँ जी एक बार दोबारा रिपीट कीजिए। सर जो एक एक्टिव पार्टनर होता है और पार्टनर्स इन प्रॉफिट होता है, वो पार्टनरशिप फर्म खोल सकते हैं? जैसे कि एक पार्टनर हो गया एक्टिव पार्टनर और दूसरा पार्टनर हो गया पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। प्रॉफिट ओनली। यस देखो सर। ऐसा कोई रोक टोक नहीं है, ऐसा कोई रोक टोक नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट में इस प्रकार के किसी भी ट्रांजैक्शन पे कोई रोक नहीं लगाई हुई कि एक एक्टिव पार्टनर और एक पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली नहीं खोल सकते। बट अगर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बात करें तो वहां पर लॉस जो है वो सारा एक के हाथ में आ जाएगा, क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटीज की हो रही है, ठीक है। लेकिन ऐसा पार्टनरशिप एक्ट में कोई रोक टोक नहीं है। दोनों अगर मेजर हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों का मेजर होना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। अच्छा मान लीजिए कि पार्टनर्स के बीच मतलब जो दो लोग हैं जो कोर्ट में झगड़ते हुए गए हैं, उनके बीच में पार्टनरशिप है या नहीं, ऐसा क्वेश्चन आया। देयर आर टू पर्सन, उनके बीच में पार्टनरशिप है या नहीं है, ऐसा क्वेश्चन कोर्ट में गया है। एक जना कह रहा है पार्टनरशिप है, दूसरा कह रहा है नहीं। उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं, ना रिटर्न एग्रीमेंट, ना कोई और ऑडियो क्लिपिंग जिससे साबित हो कि उनके बीच में कभी कोई पार्टनरशिप की बात हुई थी। और वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, प्रॉफिट पिछले 4 सालों से शेयर कर रहे हैं, लॉस कभी लगाएंगे और एक दूसरे के काम से लायबल नहीं, यानी प्रॉफिट जो है वो शेयर जरूर कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे काम से लायबल नहीं पिछले 4 सालों से। तो बताइए पार्टनरशिप है या नहीं तो है सर सर। म्यूचुअल नहीं है तो पार्टनर्स नहीं है सर। नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ऐसे हो सकता है ना कि ए और बी ने मिलकर एक फर्म खोली और सारे प्रॉफिट ए को मिलते हैं, ऑल प्रॉफिट्स गोज टू ए, और ए उस प्रॉफिट में से 10% बी को देता है और पिछले लगातार 4 सालों से प्रॉफिट आ रहे हैं, तो इसलिए जो भी प्रॉफिट आता है वो ए को मिल जाता है और उसका 10% ए इसको दे देता है। तो इस तरीके से 9:1 में प्रॉफिट बढ़ रहा है पिछले 4 सालों से, ऐसा हो। लेकिन अगर कभी भी कोई लॉस लग गया तो सारा लॉस ए भुगतेगा, बी की 1 रुपए की लायबिलिटी नहीं होगी। बी का फर्म में कोई हिस्सा भी नहीं है सच जो लायबल किया जा सके, बी का फर्म में कोई हिस्सा भी नहीं है जिसको लायबल किया जा सके। बी ने फर्म के अंदर जो पैसे लगा रखे हैं वो उसको पूरे पूरे वापस मिल जाएंगे, जैसे कि बी आउटसाइडर हो। बताइए ए और बी पार्टनर है? नो सर। नहीं है सर। नो सर। एक्चुअली में जो पार्टनरशिप है या नहीं है, इट विल डिपेंड अपॉन फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। ऐसा शांति रंजन दास गुप्ता वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्टनरशिप है या नहीं है, इसका डिसीजन जो है ना वो केस टू केस पर डिपेंड करेगा। इसको मैं भी समझाता हूँ सर। लेकिन बी पार्टनर इन प्रॉफिट नहीं हो जाएगा सिर्फ? नहीं, बी ने जो फर्म में कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रखी ना, और बी ने फर्म के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी, तो बी क्या हो गया? एम्प्लॉय, मैनेजर, उसको 10% नेट प्रॉफिट का कमीशन मिलता है ना। सर पार्टनर इन प्रॉफिट तो माइनर को भी कह सकते हैं फिर। हाँ, माइनर भी लगभग पार्टनर इन प्रॉफिट जैसा ही होता है, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली जैसा ही होता है। बट ये होता है कि पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली मेजर होता है, तो एक मेजर और दूसरा मेजर मिलके पार्टनरशिप खोल सकते हैं। जैसे अभी इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था ना ये वाला रिया ने, तो यहाँ पर एक पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली है और एक सिंपल पार्टनर है, दोनों मिलके खोल सकते हैं। लेकिन एक मेजर और एक माइनर मिलके फर्म नहीं, ये हल्का सा डिफरेंस। म्यूचुअल एजेंसी इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ये आपको जब भी पेपर में एक्सप्लेन करना हो तो केडी कामथ एंड कंपनी वाले केस लो का हवाला जरूर देना है। यू हैव टू रेफर दिस केस, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई की फुल फॉर्म होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बोलते हैं। उन्होंने जो कह दिया वो लॉ ऑफ लैंड बन जाता है, वो पूरे भारतवर्ष के लिए कानून बन जाता है, पूरे भारतवर्ष को उसको मानना पड़ता है। सीजीआई जो बात बोलते हैं, तो 1971 में इन्होंने कहा कि पार्टनरशिप के लिए सिर्फ प्रॉफिट शेयर होना काफी नहीं है,
शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं ना, तो उसमें लिख रखा है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट पार्टनरशिप का सबूत है। तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट काफी नहीं है, शेयर ऑफ लॉस भी होना चाहिए, ठीक है, शेयर ऑफ लॉस भी मिलना चाहिए, तब हम पार्टनर मानेंगे। और करे एक, चाहे मिलकर करे बिजनेस सारे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्टिव पार्टनर एक है या सारे हैं, लेकिन लायबिलिटी किसकी आनी चाहिए, सबकी आनी चाहिए, तब हम मानेंगे कि पार्टनरशिप है। चलिए, काफी टेक्निकल पॉइंट्स हैं ये, इनको एक बार आप घर से दोबारा पढ़िएगा। तो म्यूचुअल एजेंसी इज द बिगेस्ट प्रूफ, हाउएवर regard must be given to the fact and circumstances of each particular case। म्यूचुअल एजेंसी सबसे बड़ा डिसीजन मेकर है कि पार्टनरशिप का रिश्ता है या नहीं है, लेकिन फिर भी उस पार्टिकुलर केस की सर्कमस्टांस को देखे बिना जज डिसीजन नहीं, जज देखेगा, दोनों पक्षों की बातें सुनेगा, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, दोनों पक्षों की बातें सुन के फिर ही डिसीजन। हाँ, म्यूचुअल एजेंसी अगर है, साबित हो गई, तो पार्टनरशिप है, ये 99.9999% श्योर, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रूम हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। चलिए बेटा, आज जो हमें आगे काम करना है वो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में डिस्कस कर। हाँ जी अर्पित, बोलिए बेटा। सर, आज वाले लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट था सेक्शन 6 से रिलेटेड। हाँ जी, हाँ जी, सेक्शन 6 से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट था आज वाले लेक्चर में। सर, वो रिपीट करोगे, लाइक फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, प्रीवियस कंडक्ट और म्यूचुअल एजेंसी। देखो, अब वो मैं आपको समझाता हूँ। सेक्शन 6 जो कहता है कि पार्टनरशिप है या नहीं, तो कहता है एक तो हो सकता है कि पार्टनर्स के बीच में एक्सप्रेस एग्रीमेंट है, और एक्सप्रेस एग्रीमेंट में सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है कि ये पार्टनर है, ये पार्टनर है, ये पार्टनर के नाम है, ये पार्टनर के एड्रेस है, ये बिजनेस है, इतना प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। तो बताइए पार्टनरशिप है या नहीं? फिर तो है सर, पार्टनरशिप तो है, लिखा ही हुआ है साफ साफ, पार्टनरशिप डीडी बनी हुई है, लिखा हुआ है हम पार्टनर हैं, ये हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो जब सब कुछ साफ साफ लिख ही दिया, बस फिर तो रोला ही नहीं, फिर तो दिक्कत ही नहीं आएगी कि पार्टनरशिप के टर्म और कंडीशन तक भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत तब आती है जब कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट ना हो। अगर कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं है, साफ साफ एग्रीमेंट नहीं है, तो फिर हमें देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा, बिजनेस है या नहीं है। मान लीजिए बिजनेस नहीं है, बिजनेस नहीं कर रहे, मिलके एक प्लॉट ऑफ लैंड लेके छोड़ रखा है, तो बताइए पार्टनरशिप अर्पित है या नहीं है सर। तो चेक करना पड़ेगा बिजनेस है या नहीं है, पहली बात तो। फिर देखना पड़ेगा प्रॉफिट मोटिव है या नहीं है, फिर देखना पड़ेगा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो रही है क्या। मान लो ये सारी चीजें, बिजनेस भी है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट मोटिव है, तो जरूरी है कि पार्टनरशिप हो। ये सारी चीजें, बिजनेस है, मोटिव प्रॉफिट का है और प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, क्या जरूरी है पार्टनरशिप हो? नो सर। नो सर। ऐसा तो कंपनी में भी हो सकता है, ऐसा तो किसी और फॉर्मेट में भी हो सकता है, लेकिन कंपनी में क्या नहीं मिलेगी, कंपनी में म्यूचुअल एजेंसी नहीं मिलेगी। तो अगर म्यूचुअल एजेंसी है तो कंपनी तो हो नहीं सकती। एक पार्टनर ने कुछ किया, उससे बाकी सारे पार्टनर लायबल हो रहे हैं, एक पर्सन ने कुछ किया, उससे बाकी सब लायबल हो रहे हैं, तो कंपनी में होता नहीं। हाँ, बिजनेस भी है उनका, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी, और म्यूचुअल एजेंसी भी हमें मिल गई, तो अब इससे ही साबित होता है कि उनके बीच में पार्टनरशिप है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आपको देखना पड़ेगा फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस क्या है, रियल इंटेंशन क्या थी पार्टीज के बीच में, क्या करना चाह रहे थे वो, उनसे उनके कोर्ट में सुनवाई में सुनेंगे उनके मुंह से वो क्या चाह रहे थे। बाकी पुलिस को कहेंगे सबूत इकट्ठा करे वो, ठीक है, उसकी जो दुकान के पड़ोसी दुकानदार है उनसे पूछने की कोशिश करेंगे, वो सबूत इकट्ठा करने पर।
every decision given by court need legal evidence होने बहुत जरूरी है। बेटा आज केस भी हो सकता है जिसमें बिजनेस हो और बिजनेस नहीं हो बट म्यूचुअल एजेंसी हो। बिजनेस नहीं हो बट म्यूचुअल एजेंसी हो, ऐसा हो सकता है। अभी आपने कोई चैरिटेबल एसोसिएशन इस टाइप की खोल रखी है जिसमें बिजनेस नहीं कर रहे आप, ठीक है, लेकिन जो भी लग रहा है वो सारे मिलके भुगत रहे हो आप, और ऐसी अरेंजमेंट है, लेकिन उसे पार्टनरशिप नहीं कहेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप जो है उसके लिए जरूरी है। तभी तो मैंने कहा 99.999% तो म्यूचुअल एजेंसी बिगेस्ट टेस्ट है, कंक्लूसिव एविडेंस है, लेकिन एक छोटा सा रूम हमें छोड़ना पड़ेगा, एक्सेप्शन। कुछ भी परफेक्ट नहीं, तभी तो लास्ट डिसीजन फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को देख के लिया जाए और कोर्ट डिसीजन लेगी कि पार्टनरशिप है या नहीं। लेकिन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और म्यूचुअल एजेंसी में से ज्यादा बेटर एविडेंस क्या है? म्यूचुअल एजेंसी। उन दोनों में से बेटर म्यूचुअल एजेंसी। वैभव पूछिए, क्या पूछना है आपको? बेटा क्लास को रीजॉइन करना है, 2 जूम सेशन होंगे हमारे, पहला चल रहा है, क्लास को रीजॉइन करना है सभी बच्चों। सर एक्टिव पार्टनर को पब्लिक नोटिस कितने दिन में देना पड़ता है सर, वो रिटायर होता है तब? एक्टिव पार्टनर को पब्लिक नोटिस कितने दिन के अंदर देना पड़ता है अगर वो रिटायर होता है तो? एज सुन एज पॉसिबल, हो सके तो सेम डे ही देना चाहिए आपको। इसमें टाइम लिमिट नहीं होती क्या सर? देखो ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको एज सुन एज पॉसिबल देना चाहिए। मान लो आपने दिया नहीं, आज आप रिटायर हो गए और आपने 25 दिन तक दिया नहीं, 25 दिन में कोई डील कर गया तो? ओके सर। सर ये कंपल्सरी होता है कि एक्टिव पार्टनर की जो लायबिलिटी हो वो अनलिमिटेड हो? एक्टिव पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली एक्टिव पार्टनर हो सकता है, क्या दिक्कत है? ओके सर। एक चीज देखो बेटा, ये 4 पार्टनर है और ये 3 स्लीपिंग है, और ये एक एक्टिव है। इसने कोई डिसीजन लिया फर्म के बिहाफ पर, डिसीजन टेकन और फर्म के बिहाफ पे, तो बताइए लायबल BCD होंगे या नहीं? होंगे सर। है ना? इसने कोई डिसीजन लिया, उसके BCD लायबल होंगे, ठीक। ये भी लायबल होगा, प्रॉफिट आएगा तो भी इसका होएगा, इसका भी होएगा, लॉस आएगा तो भी इनका होएगा, ठीक। अब ये एक्टिव पार्टनर खुद जो है ये पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहता है मुझे तो सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा देना, लॉस में बस जितना मैंने फर्म में पैसा लगा रखा वही लायबल होगा, मैं घर से कुछ नहीं लाऊंगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत। सर नॉमिनल पार्टनर हो सकता है एक्टिव पार्टनर? नॉमिनल पार्टनर बताइए आप कि फर्म की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है या नहीं करता? नहीं करता सर। नहीं करता सर। एक्टिव पार्टनर। अगर एक्टिव पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो सर? एक्टिव पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है तो होने तो कोई बात नहीं, ठीक है। उसकी इंसॉल्वेंसी से जो डेफिशिएंसी या कमी अराइज होगी वो बाकी ये देंगे तीनों। A है, B है, C है, D है, ये 4 पार्टनर है, ये 2 एक्टिव है। इन्होंने कुछ किया तो A और B लायबल होंगे, सारे लायबल, सारे लायबल होंगे, ठीक है। सबसे पहले आउटसाइडर फर्म को शो करेगा, सबसे पहले आउटसाइडर फर्म को शो करेगा, उससे लॉस की रिकवरी कर ली, मान लो उससे भी लॉस की रिकवरी पूरी नहीं हुई तो वो इन चारों को शो करेगा। इन चारों में से मान लो जी B इंसॉल्वेंट हो गया तो B की इंसॉल्वेंसी की वजह से आउटसाइडर का जो लॉस रिकवर नहीं हो पाया वो अब इससे ले लेगा, तीनों से। छोड़ेगा नहीं आउटसाइडर, गिल्ले पड़ा रहेगा, लॉस पूरा करके मानेगा अपना आउटसाइडर, और पार्टनर की बैंड सी बजेगी यहाँ, बढ़िया। चलिए अभी मीटिंग को रीजॉइन कर लीजिएगा।